Good evening, everyone. I'm Mayur, and we are back with our daily newspaper analysis. Today, we would be discussing again the 5 important articles. Out of those 5, 4 are important from the perspective of mains, and 1 is important from the perspective of UPSC prelims. Okay. उसके बारे में जो 4th आर्टिकल है, मराठा फोर्ट, यूनेस्को का एक लैंडस्केप एक तरीके से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है महाराष्ट्र के कुछ फोर्ट्स को. वो इस आर्टिकल में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ अगर असम में आती है तो उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो शायद उसके कंटेंट का थोड़ा यूज हो सकता है, इसके लिए ये आर्टिकल को इंक्लूड किया गया. बट रेस्ट 4 are very critical for your examination, for mains as well as for prelims. Okay, so we'll discuss those. First one, or the rather first 2 are concerned with international relations and economics. Okay, combined. एक है इंडिया जापान का बायलैटरल रिलेशनशिप, दूसरा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके बारे में काफी दिनों से चर्चा हो रही है, काफी दिनों से इट्स अंडर डिस्कशन एंड दे आर प्लानिंग टू complete the discussion and convert it into actual agreement by the end of this year. So that's why it becomes important. Third is out of pocket expenditure, जो out of pocket medical expenditure, जो hospitalization में, medical care में, जो इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं है, ऐसे सारे जो एक्सपेंडिचर्स है वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है डिस्कशन का, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ, from the perspective of the poverty alleviation. You will know how it is linked with poverty. So वो एक है. Fourth, like I said, Maratha fort का. And fifth is national policy on geothermal energy. ये prelims के perspective से ज़्यादा important है. So we'll get started. Here is our Telegram channel. You can scan this QR code to join the group and join the channel and get the access to the informatics and the PDFs. This is about me. I think I've spoken enough and let's not spend any time there. These are the topics we would be discussing. Let's start directly with the topic first. That is India-Japan relations. थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. पिछले कुछ 3 महीने में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है. एक तो इंडिया यूएस का थोड़ा सा ट्रेड बैरियर का दिक्कत आया, ट्रेड जो टैरिफ का दिक्कत आया, फिर उसके बाद जो भी टसल हुआ, मतलब ट्रम्प, मोदी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशंस बिल्डअप हुए. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का एक सक्सेसफुल मीट हुआ जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, इनके बीच में एक बोनहॉमी दिखाई दी, एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाई दिया. फिर उसके बाद आज रशिया और बेलारूस का एक वॉर गेम हो रहा है जिसमें इंडिया के सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है. 65 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है. इट्स अ वेरी न्यू फेनोमेना टुवर्ड्स द इंटरनेशनल रिलेशंस. जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उसके साथ हो सकते हैं क्योंकि नाटो या फिर यूएस वुड नॉट अप्रिशिएट कि इंडियन सोल्जर्स आर पार्टिसिपेटिंग विथ रशियंस एंड बेलारूस सोल्जर्स इन द वॉर गेम. प्रैक्टिस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो शायद ना पसंद है. तो बेसिकली जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वहां पे एक दोस्त रशिया के अलावा जो कंसिस्टेंटली पिछले कुछ साल से इंडिया के साथ रहा है, दैट इज जापान, है ना. तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इंडिया जापान टाइज. जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग के लिए मोदी सर चाइना जा रहे थे, जाने से पहले उन्होंने जापान में विजिट किया था और उन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडिया जापान का रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. जापान और चाइना का जमता नहीं है, तो चाइना जाते हुए अगर वो जापान विजिट कर रहे तो दे आर जस्ट रीअश्योरिंग जापानीज कि यू आर स्टिल इम्पोर्टेंट टू अस, यू आर स्टिल रिलेवेंट टू अस एंड वी वुड थिंक अबाउट यू. तो इसका क्या है, जो कंटेक्स्ट मैंने जैसे अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट, recent visit reaffirmed the special strategic and global partnership that India has with Japan. ये करंट जो जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी चल रही है जिसके बारे में अभी मैंने आपको एक कंटेक्स्ट दिया था, उस कंटेक्स्ट में अभी भी
जापान का जो स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है. दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज ट्राइड टू हाईलाइट बाय दिस विजिट. जो आज का विजिट था, मतलब जो रिसेंट विजिट था, that has symbolized, that has signaled that there is a transition from symbolic ties to actual strategic and substantive partnership. क्योंकि इस पार्टनरशिप के बारे में जब डिस्कशन हुआ, they talked about multiple domains, different tangents, different dimensions where India and Japan can cooperate and contribute in each other's growth. जो इंडिया का विकसित भारत 2047 का जो प्लान है, उसके साथ जापान के साथ वाले ties, whatever equation that India shares with Japan, that contributes to fulfilling the dream or the aspiration of Viksit Bharat by 2047. That is what by 2047 India aspires to become a developed country, developed nation. इस जो विजिट हुआ उसके की हाइलाइट्स क्विकली हम लोग विल जस्ट गो थ्रू देम. फर्स्ट इज बायलैटरल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन किया. म्यूचुअल ट्रस्ट जो है इंडिया जापान के बीच में उसको स्ट्रेंथन किया गया. क्यों ये ट्रस्ट बिल्ड कहाँ से हुआ है ना? इंडिया और जापान का ट्रस्ट बिल्डअप होता है कल्चरल टाइज से. जो हमारा शेयर्ड कल्चर है, रिलीजन, बी इट बुद्धिज्म, बी इट वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, बी इट वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यहाँ से वो शेयर्ड कल्चर है. फिर वैल्यूज, वर्च्यूज, ये बहुत सारे हमारे कॉमन है, शेयर्ड है ना. And then दशकों तक for decades we have collaborated on different aspects. Biggest example, like we often come across Maruti Suzuki, है ना. बचपन से Maruti 800, Maruti van, Maruti Eastern, ये सब गाड़ी सुनते आते थे. काफी देर तक पता चला कि मारुति सुजुकी की, काफी देर बाद पता चला कि मारुति और सुजुकी ये दो अलग अलग कंपनियां. इंडिया में हमने मारुति सुजुकी ही सुना है ना. तो इतना कोऑपरेशन रहा है. ये या फिर हीरो होंडा, ये इतना इस लेवल का कोऑपरेशन रहा है. ये जो मारुति सुजुकी का जो ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन लाइन है, ईवी में, यू मस्ट बी नोइंग कि सब लोग ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं. ईवी चलती है बैटरी के ऊपर. तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, बैटरी, उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी का जो प्रोडक्शन लाइन है, वो उसका इनॉग्रेशन किया गया. इट इज प्लेस्ड इन गुजरात. एंड बाय डूइंग दिस जापान हैज contributed even more being a partner in Make in India campaign. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर एम्फेसाइज करने का, इंडिया में मेक करने का, मेक इन इंडिया का जो कैंपेन कुछ पिछले सालों से चल रहा है, उसमें जापान ने एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन दिखाया बाय ओपनिंग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन लाइन इन गुजरात. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी एरियाज जहाँ पे इंडिया एंड जापान कोऑपरेट, है ना. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, या MSME सेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु विजिट जापान फॉर स्टडीज. देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर हु टेक इंस्पिरेशन, हु टेक लर्न, borrow technology, upgrade technology, adopt technology from Japan. कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है इंडिया और जापान के बीच में. फर्स्ट इज लाइक शिंकासेन, मीनिंग बुलेट ट्रेन. ये जो आपको शायद पता होगा कि जो अहमदाबाद टू मुंबई जो फर्स्ट एवर बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ जापान, है ना. जापान का बहुत बड़ा रोल होता है ADB में, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जो मल्टीलैटरल लोन्स प्रोवाइड करती है, उसमें जापान का वेटेज बहुत ज्यादा है. जापान कॉन्ट्रीब्यूट्स हेवीली टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. Prime Minister also visited Tokyo Electron Miyagi Limited, which is the जो collaboration है in semiconductors and advanced manufacturing. You must be knowing कि मतलब आसाम में ही मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश हो रहा है. वैसे इंडिया में मल्टीपल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रहे हैं. वहाँ पे इंडिया नीड्स कोऑपरेशन, नॉलेज बेस चाहिए. तो उसके लिए जापान से बहुत ज्यादा लेवल पे हेल्प होगा. इस मीटिंग के दौरान देयर वर 5 एरियाज हाईलाइटेड जिनको हाई प्रायोरिटी कोऑपरेटिव एरियाज के जैसे कहा गया है. वो क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी.
इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव लिया गया which focuses on, which emphasizes upon semiconductors, critical minerals, artificial intelligence and resilient supply chains. ये चारों ही सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन, ये चारों ही इस सेंचुरी के 21st सेंचुरी के रिमेनिंग पीरियड के बहुत क्रिटिकल पिलर्स है. इफ एनी कंट्री वांट्स टू परस्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ, दीज आर द 4 पिलर्स दे विल हैव टू वर्क अपॉन. और ये चारों पिलर्स के ऊपर इंडिया और जापान साथ में काम करेंगे. सेकंड जो प्रायोरिटी एरियाज है वो रहा एमएसएमई, है ना. इंडिया का एमएसएमई के बूस्टिंग में जापान का बहुत ज्यादा रोल रहा है. उन्होंने लगभग $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है इंडिया के एमएसएमई सेक्टर में, विच इज ह्यूज अमाउंट. फिर दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग इन द डोमेन ऑफ डिफेंस. जो इंडिया और जापान का एक डिक्लेरेशन है, इट इज नोन एज जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन. शायद 16-17 साल से ये इंडिया और जापान का जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन वर्किंग है, फंक्शनल है. वो पहली बार इसको थोड़ा रिवाइज किया गया, फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स. जो डिफेंस डायलॉग इंडिया के होते हैं, इंडिया और जापान के, उनको एक्सपांड किया गया. जो इंडिया जापान के एक्सरसाइज होते हैं, आर्मी के मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्म फोर्सेस के डिफरेंट उनके बारे में उनका भी एक्सपांशन हुआ. एंड देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एज वेल. The fourth pillar, obviously, people to people exchange. India और जापान, मतलब if you ask Indian people, probably Japan is only country जिसके बारे में शायद इंडियन लोग कभी कुछ बुरा नहीं कहता. चाइना को कुछ पसंद करते, कुछ ना पसंद करते. सेम इज द केस विद यूएसए, सेम इज द केस विद प्रॉब्ली रशिया. सम अग्री, सम डिसअग्री, बट हार्डली यू विल सी एनीबॉडी कि जो जापान के बारे में शायद गलत सोचता है या शायद जिसको जापान पसंद ना हो. जापान हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स cleanliness, its advancement in technology. Japan was the harbinger of development in Asia. Resilience का extraordinary example है जापान. So people to people exchange already goodwill बहुत अच्छा है, लेकिन now to increase this people to people exchange, launch of Japan India Human Resource Exchange Initiative. This initiative will be emphasizing on स्किल सर्कुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट. जो उनके पास अच्छा है वो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास अच्छा है वो उनके पास जाएगा. मोर ओवर, इफ यू आर अपडेटेड विद करंट्स और इफ यू आर अपडेटेड विद द न्यूज़पेपर, यू नो दैट इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, वेयर एज जापान इज एजिंग इकोनॉमी. वहां पे शेयर ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ द वर्कफोर्स, जो एजेड लोग हैं, उनका शेयर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. इट इज लाइक द ओल्ड इकोनॉमी, ओल्ड पॉपुलेशन है. सो उन दोनों के मतलब इंडियन इंटरेस्ट एंड जापानीज इंटरेस्ट म्यूचुअली कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के हेल्प, एक दूसरे को काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. देन इंडिया एंड जापान हैव ऑलवेज कोऑर्डिनेटेड एट मल्टीलैटरल एंड मिनीलैटरल लेवल्स. दे हैव ऑलवेज कोऑपरेटेड, बी इट क्वाड, जो इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस का क्वाड्रिलैटरल डायलॉग है वो हो, या G20 है, या यूनाइटेड नेशंस है, या ग्लोबल काउंटर टेररिज्म का जब बात होती है. शिंजो आबे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, व्हेन ही वाज असैसिनेटेड, जब उनकी हत्या हो गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड हिज फ्यूनरल, he attended his funeral and he mentioned that his close friend Mr. Shinzo Abe, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी. ये क्यों है? क्योंकि इंडिया एक्चुअल में जापान को काफी क्लोज समझता है, इस रिलेशन को काफी वैल्यू देता है, क्योंकि इन दोनों का जो विजन है इंडिया और जापान का, वो काफी कोइंसाइड करता है. फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री मूवमेंट, रिस्पेक्ट फॉर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, नॉन एनक्रोचमेंट, ये सारे जो वैल्यू सिस्टम है, इनके ऊपर जापान और इंडिया का अग्रीमेंट है. फ्री, ओपन, स्टेबल इंडो पैसिफिक, लाइक व्हाट आई मेंशन. अब इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी, जैसे ये इसके बारे में तो मैंने अभी ऑलरेडी आपसे पहले बात कर ली है कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है. एक तो राइजिंग चाइना, देन इंडो पैसिफिक चैलेंज, देन ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट्स हो रहा है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. चाइना हैज
always been a long time investor in India. Japanese investment in India. I'm sorry, I mistook the name of China. What I meant was Japan. Japan has always been the long-term investor in India. उन्होंने 30 साल 40 साल के लोन 40 साल के लिए लोन दिया हुआ है एकदम कंसेशनल रेट पे, जिसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है. सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में ऑब्वियसली मेरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस प्रोडक्शन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो है जहाँ पे क्वाड में भी वो रोल प्ले कर रहा है. सोसाइटल, ये सोसाइटल एंड कल्चरल, इसमें इंडिया और जापान का, लाइक आई हैव बीन मेंशनिंग फॉर अ व्हाइल, रोल काफी क्रिटिकल है, बी इट ह्यूमन कैपिटल, कल्चरल टाइज और पीपल टू पीपल लिंक्स. अब सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बिकॉज जो टर्मोइल ग्लोबली चल रहा है, जो अनसर्टेनिटी डेवलप हो रही है, दैट वारंट्स दैट इंडिया शुड हैव मोर देन 2-3 वेरी गुड फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल ऑर्डर, है ना. तो इसके लिए कुछ और भी करना जरूरी है. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? फर्स्ट, के ये जो इंडिस्पेंसिबल दोस्ती बन रही है फॉर इंडो पैसिफिक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसको और ज्यादा रिस्पेक्टफुली और ज्यादा अप्रिशिएटिव मैनर में डील किया जाए. देन वी वुड बी सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इन 2027, है ना. एंड जो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सचेंज ईयर जो है 2025, दैट प्रोवाइड्स अस अ वेरी गुड मोमेंटम व्हाइल वी गो टू द 75th एनिवर्सरी. सितंबर अक्टूबर जो मंथ है, ये मंथ एंड अगला मंथ जो है, इट इज कॉल्ड जापान मंथ टू हेल्प एनहांस कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक टाइज और आउटरीच विथ जापान. So let's just quickly go through this MCQ. I'll give you 30 seconds to go through it and then we'll answer this question. Let's read first statement. The economic and security initiative between India and Japan primarily focuses on semiconductors, yes, AI, yes, supply chain, yes, and critical minerals, yes. So statement 1 is correct. Anything that does not have statement 1 is wrong. So C is eliminated. The joint declaration on security cooperation was revised after more than 25 years. No, we just saw after 17 years. So second statement is wrong. दो जहां पे है वो सारा गया. ओके, यू डोंट इवन नीड टू रीड नेक्स्ट टू स्टेटमेंट. द आंसर इज बी 1 and 3. फिर भी देख लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट जो रॉन्ग हुआ है वो क्या है. द शिंकासेन प्रोजेक्ट इज फ्लैगशिप इंडिया जापान कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. नो नो नो, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है ना, ये बुलेट ट्रेन है. बुलेट ट्रेन को शिंकासेन कहा गया है. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. ये क्यों जरूरी है? व्हाई वी आर बॉदर्ड अबाउट यूरोपियन यूनियन? वो इसलिए है क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. मोर देन दैट, जो इंडिया की इकोनॉमी जो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, उसमें हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट यूरोपियन यूनियन से आता है. मतलब अगर आपको एक नंबर बताऊं तो अराउंड 6000 से ज्यादा, मोर देन 6000 यूरोपियन कंपनीज आर वर्किंग इनसाइड द इंडिया, है ना. तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में. जो ट्रेड या नॉन ट्रेड बैरियर्स है, मतलब ट्रेड में भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं, वो उनको अगर हम एलिमिनेट कर पाए तो मार्केट एक्सेस बढ़ जाएगा. इंडिया हैज टू इंक्रीज इट्स ट्रेड इक्वेशन विथ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि जिस सिचुएशन में करंटली इंडिया है और जिस तरीके से इंडिया ग्रो करने का प्लान कर रहा है, उसमें ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल. हम किसी भी एक या दो या तीन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते टू हैव अ ट्रेड रिलेटेड ग्रोथ. वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर आउटरीच फॉर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट.
तो इस कंटेक्स्ट में ये इंडिया यू ट्रेड का पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट बन जाता है. लाइक आई सेड कि दे आर प्लानिंग by the end of the year they want to confirm or come to the conclusion of this comprehensive trade agreement. ये ट्रेड अग्रीमेंट क्यों जरूरी है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. फॉर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, फॉर बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन्स, especially when India faces stiff tariff in the US and non-tariff barriers globally. ये नॉन टैरिफ बैरियर क्या है ना कि ये टैरिफ बैरियर तो आपको पता है कि इतना इतना टैक्स लगा दिया, बात खत्म हो गया. नॉन टैरिफ बैरियर जिनको फाइटोसैनिटरी बैरियर्स भी कहा जाता है, वो होते क्या है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कुछ 2-3 साल पुरानी बात है. जो वेस्टर्न घाट्स है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा एंड केरला, वहां पे अल्फांसो मैंगो बनता है, आम बनता है, हापुस आम जैसे कहते हैं, अल्फांसो मैंगो. सो इसको यूरोप काफी अमाउंट में, काफी क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है. तो उन्होंने फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या लगाए, जो यहाँ से माल, जो मैंगोज यूरोप में गए थे, उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया और वापस भेज दिया. क्यों? क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस भी अच्छी थी. क्या रीजन दिया पता है उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन फार्मर्स है वो जब मैंगो को कट करके पैक कर रहे हैं तब वो खुले हाथों से पैक कर, दे आर नॉट वेयरिंग द ग्लव्स. जो प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के वो काट कर रख नहीं रहे. अब मुझे बताइए कि इसमें क्या लॉजिक है. लेकिन उन्होंने फाइटोसैनिटरी मतलब हाइजीनिक कंस्टेंट देके कि भाई ऐसे खाली हाथों से उन्होंने पेड़ से निकाल के कट करके इसमें रख दिया, पैकिंग कर दिया. दे वांटेड कि ग्लव्स पहन के निकाला जाए और उसको रखा जाए. ये ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर जो होते हैं, जिसको हाइजीन के नाम पे फाइटोसैनिटरी मेजर्स कहा जाता है, इनके नाम पे वो रिजेक्ट कर देते हैं. सो दीज आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ इज टैक्स लगा दिया, पैसे लगा दिए. नॉन टैरिफ बैरियर्स आर दिस फाइटोसैनिटरी मेजर्स. तो ये ग्लोबली इंडिया को फेस करना पड़ता है. Why it is EU is significant for India? Like we said, it is, like I said, it is second largest export market and largest service sector in investor in India, है ना. जो bilateral trade in goods between India and India and European Union was around 120 billion pounds, 120 billion euros in 2024. पिछले 10 सालों में ये 90% राइज है. यूरोप से लगभग, like I said, 6,000 plus companies are currently operating in India, and जो EU इन्वेस्टमेंट्स है वाया ग्लोबल गेटवे स्ट्रैटेजी, अराउंड 15 बिलियन प्लस यूरोस वो रिन्यूएबल एनर्जी में, वाटर में, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब इंडिया और यूयू के बीच में जो नेगोशिएशंस है, उसमें की कंसर्न्स क्या है. कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में आर्टिकल आया था, तब हम लोग ने डिस्कस किया था कि ईयू इज लाइक बॉर्डर क्रॉसिंग पे कार्बन टैक्स लगाने का उसका आइडिया है. फॉर एग्जांपल, किसी भी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और यूरोप में परचेस हो रहा है, यूरोप में इंपोर्ट हो रहा है, तो यूरोप वांट्स के बॉर्डर पे उससे कार्बन टैक्स वसूला जाए. उससे कार्बन टैक्स वसूलने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाता है. कार्बन टैक्स क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो हम कार्बन के बारे में रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं. लेकिन जिस कंट्री में ये बन रहा है शायद वो ना कर रहे, इसलिए ऐसे कुछ कुछ वो अपने पॉलिसी मेजर्स डाल देते हैं. तो ये कुछ कंसर्न बन जाता है. अब कुछ की इश्यूज है, देख लेते हैं. एक, जो मार्केट एक्सेस डिमांड है, ईयू जो मार्केट एक्सेस को डिमांड कर रहा है, वो क्या कह रहा है. यूरोप चाहता है कि उनके जो ऑटोमोबाइल्स है, मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटोमोबाइल्स है, अल्कोहलिक बिवरेजेस है, वो चाहता है कि इंडिया में उसको ज्यादा एक्सेस मिले. आपने कई बार ऑटोमोबाइल्स के नाम सुने होंगे. फॉर एग्जांपल स्कोडा जो चेक रिपब्लिक से है, या BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फोक्सवैगन, ये सारे जर्मन कंपनीज है ना. या आपने स्पेनिश कंपनीज के नाम सुने होंगे, लाइक आप रेनो है जो फ्रेंच है, सॉरी रेनो जर्मन है. सो ऐसे काफी सारे कंपनीज के ब्रांड के कार आपने इंडिया में देखे हुए हैं. दे वांट कि इसको एक्सेस और दिया जाए.
automobiles and alcoholic beverages को, similar to what India has allowed to UK. They are also pushing कि इंडिया के जो हाई टैरिफ है, इंडिया हाई टैरिफ क्यों लगाता है? टू प्रोटेक्ट द लोकल मैन्युफैक्चरर, टू प्रोटेक्ट द लोकल कंपनीज, टू प्रोटेक्ट द लोकल MSME सेक्टर. और फिर FDI के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको कम किया जाए. इंडिया के ऊपर, इंडिया शायद FDI के ऊपर उनके हिसाब से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डालता है. हाउएवर इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो रेस्ट्रिक्शंस कम ही है. देन की इश्यूज क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. मैंने जब आम का एग्जांपल दिया कि जो इंडिया का कंसर्न क्या है, ये नॉन टैरिफ बैरियर के लिए जो कंप्लायंस है, दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट. फॉर एग्जांपल फिशरीज का चेक होता है, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू का लिमिटेशन चेक होता है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स चेक होता है. EU का कंसर्न क्या है कि इंडिया की रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस जो है, दे आर लिमिटिंग द इंपोर्ट कंपटीशन एंड दे आर लिमिटिंग द FDI. इंडिया के कुछ सेक्टोरल इंटरेस्ट है, इंडिया के कुछ सेक्टर्स है जो यूरोपियन यूनियन का मार्केट का एक्सेस बेटर चाहते हैं. उसमें से एक है फार्मा के एक्सपोर्ट्स, फिर है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, या लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है वो इंडिया चाहता है कि वहां पे ज्यादा एक्सेस मिल जाए. इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, EU का जो अभी मैंने डिस्कस किया, EU जो ग्लोबल गेटवे है विच फोकसेस ऑन green energy, digital transportation, especially urban transportation, then energy and critical value chains. India जब इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट? इंडिया को और स्पीड में डेवलप करना है तो पैसे की जरूरत है. पैसे की चाहिए मतलब लोन चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट लोन, ये सब चाहिए होगा. तो जो EIB है, मतलब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जो दैट कैन कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्यूचर, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, वो एक मेजर कंसर्न है. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन फाइनेंसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. देन स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज एंड कोऑपरेशन, जो G7 का क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान है, उसके साथ दे वांट इंडिया टू अलाइन. व्हाई India EU trade agreement is very important for India? इसके बारे में मैंने इनिशियली बात कर चुका हूँ, फिर भी क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं. विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. एक, वी हैव immediate need of diversifying our export. We cannot rely on single market. We have to diversify beyond the US, जहाँ पे अभी जो 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसने इंडिया का अराउंड 40 बिलियन ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट कर दिया है. देन इंडिया ऑल्सो वांट्स कि देयर शुड बी मोर FDIs इन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा. इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन के लिए जो कमिटमेंट्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के कमिटमेंट्स है, उसके लिए इंडिया को चाहिए, मतलब ये ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांजिशन के लिए चाहिए EU का सपोर्ट, उसका एक्सपर्टी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए. जो इंडो पैसिफिक है, सप्लाई चेन्स है, सस्टेनेबल ग्रोथ जो है, सस्टेनेबल, इन सब के लिए इंडिया नीड्स स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद यूरोपियन यूनियन. सब कुछ जरूरी है, ये सब करना है, बट ये सब करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी तो आ रहे हैं. वो चैलेंजेस क्या है? वो चैलेंजेस है ये टैरिफ नेगोशिएशंस, ये जो चल रहे हैं वो काफी सेंसिटिव सेक्टर्स में, बेवरेजेस एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है. देन जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनमें हार्मोनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का हो गया, फिशरीज सेक्टर का हो गया, फार्मा सेक्टर का हो गया. ये तीनों सेक्टर इंडिया के कंटेक्स्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर Japan, for European Union, for them automobiles and beverages are important sectors. For India, agriculture, fisheries and pharmaceuticals, ये important sector है. और इंडिया को अगर ये ट्रेड साइन करना है, ट्रेड डील साइन करना है, तो इंडिया को अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन चेन को भी तो प्रोटेक्ट करना है. इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको भी तो प्रोटेक्ट करना है. सो आवर इंटरेस्ट शुड आल्सो बी प्रोटेक्टेड, टेकन केयर ऑफ. सो बैलेंसिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन विद EU's इन्वेस्टमेंट पुश, इनको बैलेंस करना पड़ेगा. What is the way forward? Like balanced trade deal that addresses NTB, non-trade barriers, and reduces compliances cost.
ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Why, how we are going to address these issues? Take 30 seconds and quickly try and solve this question. With reference to ongoing India-EU trade negotiations, consider the following statement. EU is India's largest export market. No, wrong. EU is India's second largest trade market. So statement 1 is gone. A gone, B gone, D gone. Answer is C. We don't even need to go through the next 3 statements. एक statement eliminate कर दिया तो आपके 90% of the time आपका आंसर्स आ जाता है. Third article is out of pocket health expenditure. मतलब क्या है? आर्टिकल, ये जो नेम है इसका मतलब क्या है? हम कई बार जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आता है, एनीथिंग, बी इट एक्सीडेंट, बी इट एनी क्लिनिकल, कोई क्रॉनिक डिसीज हो गया, देयर इज सम इमरजेंसी, तब हम जो हॉस्पिटल का बिल जो होता है वो कैसे पे करते हैं? आइदर यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है तो मेडिकल इंश्योरेंस से वो पैसा पे हो जाता है. अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो यू विल हैव टू पे द बिल्स. ऐसे कोई भी बिल जो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ता है, जो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, उसे कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो. what was the context of the news? कि national NHA has estimates of out of pocket health spending. It requires a wider validation beyond the single survey base. Currently सिर्फ एक ही इससे होता है, सिंगल सर्वे ही है जो जिसके बेसिस पर ये सब एनालिसिस या असेसमेंट होता है. जो इंडिया के केस में हेल्थ केयर फाइनेंसिंग का मेजर सोर्स इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया स्पेंड मनी फ्रॉम देयर पॉकेट एंड नॉट फ्रॉम द मेडिकल इंश्योरेंस. जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है उसके लिए पीपल रिलाई ऑन उनके जो बैंक में सेविंग्स है, या जो फिर कभी कभार ज्यादा हो गया तो उनके गहने, घर, जो भी उनके एसेट है उनको बेच देते हैं या फिर बोरो करते हैं मतलब कर्जा ले लेता है. इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है? एक, पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाता है. एक इंसिडेंट हुआ और 4, 5, 8, 10 लाख का अगर खर्चा हो गया, वो तो फंस गया ना पॉवर्टी ट्रैप में. अगर वो लोन लेके लिया है, प्रॉपर्टी बेच के गया है, तो वो फिर से गरीबी के साइकिल में फंस जाता है. इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स, भाई जो पैसा एजुकेशन पे खर्च हो सकता था, वो जो न्यूट्रिशन पे खर्च हो सकता था, वो तो चला गया. फिर जेंडर बर्डन बढ़ जाता है. जो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स है, एनएचए रिपोर्ट जो है, दैट हैज मेंशन कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है. ये एनएचए का सर्वे दिखा रहा है. बट ये जो कम होने वाला जो डिक्लाइन जो रिपोर्ट में आया हुआ है, पीपल आर डिबेटिंग दैट कि इज इट एक्चुअली डिक्लाइनिंग और सर्वे में कुछ गलती है, या सर्वे ने पर्टिकुलर वे से ही इवेल्युएट किया. दैट इज व्हाई हमको लग रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है. ये फाइंडिंग क्या कह रही है? एनएचए, नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट है, उसमें क्या एस्टिमेट दिया हुआ है? उन्होंने ये कहा हुआ है कि 2013 और 14 में, मतलब आज से 10 साल पहले, almost 64% of the expenditure in hospitals or in medical or in health sector that was coming from out of pocket. इंश्योरेंस से सिर्फ 36% कवर था. कब? 2013-14 में. वही 2017-18 में आते आते वो 49% हो गया. मतलब 51% एक्सपेंडिचर वाज फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस. नाउ द सर्वे इज क्लेमिंग कि 2021-22 तक दैट हैज रिड्यूस टू 39%. मतलब आज के डेट में 61% जो है वो मेडिकल इंश्योर्ड है. अब इसी डेटा को ये आर्टिकल कंटेस्ट कर रहा है. आप ये, मतलब ये आर्टिकल ये बोलना चाहता है कि नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग का ये जो डेटा आया हुआ है वो चैलेंजेबल है, डिबेटेबल है.
क्या कंसर्न्स है ये एनएचए के जो एस्टिमेट्स है, it may reflect lower ailment reporting and reduced hospitalization, not actual fall in cost. एनएसएस जो है वो सिंगल डेटा सेट पे रिलाई करता है। बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जो अल्टरनेटिव एविडेंसेस है वो क्या है, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो था 2022-2023 का, वो सर्वे ये बता रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का शेयर इन हाउस होल्ड कंजम्पशन में बढ़ गया है 5.5% से लेकर 5.9% में इन रूरल एरियाज एंड 6.9% से 7.1% में इन अर्बन एरियाज। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, जो एनएचए का सर्वे बता रहा है और ये जो बता रहा है वो तो उल्टा बता रहा है। ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे तो बता रहा है कि यार हेल्थ कॉस्ट तो बढ़ रही है, इसका हेल्थ कॉस्ट का प्रोपोर्शन वो बढ़ चुका है। ये देखिए ये चार्ट्स है जो क्लियरली दिखाते हैं कि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक सर्वे बता रहा है कि इंश्योरेंस का कवर ज्यादा हो गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया, दूसरा सर्वे बता रहा है कि नहीं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो एक्चुअली बढ़ गया। देयर इज अनदर सर्वे जो सीपीएचएस का सर्वे which is showing के V shape, that is showing के V shape में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, स्पेशली कोविड-19 के आसपास, जो कि एनएचए के डेटा में मिसिंग है। अगेन अनदर सर्वे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उन्होंने कहा है कि जो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हाउस होल्ड का हेल्थ स्पेंडिंग है, घर हाउस होल्ड मतलब यूनिट, होम एज अ यूनिट, इनका जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज, स्टेडी राइज, नॉट डिक्लाइन। इम्प्लीकेशन, डिक्लाइन इन ऊपर एनएचए में भी ओवरस्टेटेड और मिसलीडिंग। ये जो सर्वे पहले बताया था वो शायद हमको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, शायद सच से ये काफी दूर है। रियल पिक्चर क्या है कि आज भी मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने जेब से ही हॉस्पिटल का खर्चा दे रहे, मेडिकल इंश्योरेंस से नहीं दे रहे। ये रियलिटी, ये शायद ये रियलिटी जो एनएचए का जो रिपोर्ट है वो नहीं दिखा रहा है। वे फॉरवर्ड, एक डेटा सेट के ऊपर रिलाय मत रहो, यूज मल्टीपल डेटा सेट्स, यूज मल्टीपल सर्वे टू बिफोर यू कम टू द कंक्लूजन। मल्टीपल डेटाबेस को यूज करो, बी इट एनएसएस, एनएफएचएस, एलएएसआई, सीईएस, सीएमआई, प्राइवेट डेटा, सब डेटा को कॉन्फ़िगर करो, सब डेटा को एनालाइज करो एंड देन कम टू द कंक्लूजन कि एक्चुअल में मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है या बढ़ा है। जो पॉलिसी should focus on expanding the financial risk protection, be it insurance coverage और प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। जो डायग्नोस्टिक्स है, जो मेडिसिन है, उनका कॉस्ट रिड्यूस करने के ऊपर फोकस करो। जो पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करो। दीज आर कपल ऑफ वे फॉरवर्ड्स विच पॉलिसी मेकर शुड कंसिडर। ये आपके लिए एमसीक्यू है, यू कैन गो थ्रू इट क्विकली। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग, OOP has share of total health expenditure has declined from over 60% in 2013 to 40% in recent years. Statement 1 is correct. So C is gone. The consumer expenditure survey shows a decline in the consumer expenditure survey ने तो increase बताया, it has not declined. So statement 2 is wrong. 2 gone, answer is B. Elimination से आपको आगे के 2 स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं, you can just come directly reach the answer. ये 4th आर्टिकल है मराठा फोर्ट्स, इसको हम बहुत क्विकली जाएंगे बिकॉज इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एपीएससी में नहीं आएगा और यूपीएससी में भी अगर आया
तो वो इस साल आना चाहिए था, अगले साल अगर आता है तो शायद किसी कल्चरल सिग्निफिकेंस के कंटेक्स्ट में ही आएगा, और इसके लिए ज़्यादा इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्विकली देख लेंगे। क्या हुआ है, जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है यूनेस्को, दैट हैज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड 12 मराठा फोर्ट्स इन महाराष्ट्र एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें 12 मराठा फोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है अंडर द टाइटल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ऑल दिस फोर्ट्स आर लोकेटेड इन वेरिड टेरेन्स, कुछ पहाड़ में है, कुछ क्लिफ पे है, कुछ आइलैंड पे है, कुछ समुंदर में है, कुछ प्लेन्स में है, कुछ प्लाटो पर है, अलग अलग लोकेशंस पे है। ये सारे के सारे वेस्टर्न घाट्स में, सह्याद्रीज में। इस पर्टिकुलर मूव ने एक हेरिटेज का प्राइड लिया जाए या जो प्रिजर्वेशन है उसके कंसर्न्स को इंपॉर्टेंस दी जाए, इसके बीच में डिबेट शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि टूरिज्म का प्रेशर है, जो लोकल लोग है वो सारे लोग मराठा कम्युनिटी से आते हैं, उनके लोकल सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है। एंड देन जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाएगा तो कुछ रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं। ये सारे जो फोर्ट्स है, all these forts are linked with Chhatrapati Shivaji Maharaj and Maratha Empire, and it has architectural and military legacy. जिस लोकेशन पे ये बेस्ड है, they signify the importance they place in securing defense, visibility and controlling the routes of communications. ये क्विक पॉइंटर्स है, ये आप पीडीएफ से जा सकते हो क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस क्या है, सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी, क्योंकि यूनेस्को में अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पे इसके बारे में चर्चा होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन होगा, इंडियन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बारे में डिस्कशन होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म है, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स है, और जो रीजनल डेवलपमेंट है, ये सारे स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस में इसके इस कंटेक्स्ट में मराठा फोर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये जो स्लाइड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड हम किसी भी कल्चरल डायमेंशन के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, बीट कोई यूपी का टेम्पल प्रिजर्व करना हो, कोई तमिलनाडु का, कोई आसाम का, हर जगह पे ये वे फॉरवर्ड को यूज किया जा सकता है। कंजर्वेशन प्लान शुड बी इंटीग्रेटेड वन, है ना, दे शुड हैव मास्टर प्लान, रिस्टोरेशन हो, साइट मैनेजमेंट हो, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स हो हर जगह पे। देन देयर शुड बी बफर जोन, देयर शुड बी वाटरशेड प्रोटेक्शन, देयर शुड बी इरोजन कंट्रोल। बाकी की जो है मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया, जिसमें लोकल कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को वैल्यू करना है, उनका पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, या जो भी फायदा ऐसे कंजर्वेशन से होगा उसमें बेनिफिट शेयरिंग है। दीज आर द डायमेंशन दैट यू कैन यूटिलाइज इन ऑल conservation related, art and culture related, sustainable development related questions. Okay, इस ये for the paucity of time हम इस MCQ को आज skip कर देते हैं। Last and the final article, India's policy on geothermal energy. India's policy on geothermal energy. Geothermal energy क्या होती है? Geo का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट, जो हीट अर्थ से रिलीज होती है। जियोथर्मल का मतलब क्या है? जियो मीन्स अर्थ, जमीन, और जो थर्मल मतलब है हीट, जो अर्थ से रिलीज होती है, दैट बिकम जियोथर्मल एनर्जी। हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके कंटेक्स्ट में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी को नोटिफाई किया है। एक्सक्यूज मी। क्यों? बिकॉज इंडिया का एम है by 2070 India should have net zero energy production, net zero carbon emission. It is the purpose of this is aimed at achieving the 2070 तक का net zero goal, diversifying the renewable energy basket and strengthening the energy security. Energy जो renewable energy है वो heavily currently it is heavily tilted in favor of solar energy, wind energy, but geothermal energy can also contribute to this basket of renewable energy.
why should we focus on geothermal energy? Because it is clean, it is reliable and it is 24/7 available. ये एक ऐसा एनर्जी है जिसका पोटेंशियल कंप्लीटली अनटैप्ड है. इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल और इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी. हीटिंग के लिए यूज होता है, कूलिंग के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, एक्वाकल्चर में यूज होता है, डीसैलिनाइजेशन के लिए भी इसका यूज होता है जियोथर्मल एनर्जी का. ये जो पॉलिसी है उसके कुछ की एरियाज है, की हाइलाइट्स है. फर्स्ट कि ये रिसर्च और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इसको हाईलाइट करेगा, जिसमें इंटर मिनिस्टरियल कोलैबोरेशन होगा, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाएगा. जो नेशनल गोल्स है उसके साथ इसका अलाइनमेंट होगा और जो एप्लीकेशन है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे. मतलब कोई भी स्पेस है उसका कूलिंग और हीटिंग में इसका यूटिलाइजेशन होगा. जो ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स होते हैं उसमें उसका यूटिलाइजेशन होगा. पावर जनरेशन में यूज होगा. कोल्ड स्टोरेज हो, ग्रीन हाउसेस हो, एक्वाकल्चर हो, वेलनेस है, डीसैलिनाइजेशन है, टूरिज्म है, हर जगह पे जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है. सो इसका सिग्निफिकेंस, like we mentioned before, energy security is huge significance. Energy security, then sustainability क्योंकि continuous resource है ये, then global leadership. If we can access geothermal energy, if we can utilize it, then India can have the opportunity to position itself as the leader in renewable energies. अब देर ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है तो कुछ चैलेंजेस भी है. एक कि जो जियोथर्मल एनर्जी को इनिशियल एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग कॉस्ट होता है, स्टार्टिंग कॉस्ट जो होता है दैट इज ह्यूज. देयर इज ए हाई इनिशियल एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग कॉस्ट. इंडिया में इसका टेक्निकल नो हाउस, टेक्निकल नॉलेज बहुत लिमिटेड है. दैट इज सेकंड चैलेंज. एंड वी आल्सो हैव कंसर्न्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, क्योंकि ये ड्रिलिंग थोड़ा सा माइक्रो सिस्मिसिटी को भी, मतलब छोटे मोटे ट्रेमर, छोटे मोटे अर्थक्वेक जैसे सिचुएशन को भी ट्रिगर कर सकता है या ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर सकता है. सो दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे. आई वुड एक्सपेक्ट यू, आप ये इसको सॉल्व करिए, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करिए. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. We have been mentioning this before as well. जो one stop solution है for APSC मेंस एंड प्रीलिम्स प्रिपरेशन, वो स्मार्ट बुक्स अब CSAP के ASMES मीडियम में भी अवेलेबल हो गया है. For further details you can contact on this number. And once again, thank you very much. You have shown very overwhelming response. You have commented very positively. You have contributed immensely towards evolving this structure of current newspaper analysis. I'm truly grateful. Thank you so much. All the best. See you tomorrow again.